नमस्कार, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद, बेहतरीन होंगे। दोस्तों, हम लोग करने जा रहे हैं जो कि आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि आपको पता है नोटिफिकेशन आया था और उसका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है और 20 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो अभी तक जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म को नहीं भरा है मेरे भाई, तो जाके आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर लो। मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूं दोस्तों कि जिन विद्यार्थियों की अभी तक कुछ भी नहीं तैयारी है मैथमेटिक्स में, तो मेरे चैनल के साथ जुड़िए। हम डेली एक प्रैक्टिस सेशन कराएंगे, वो भी इतना बेहतरीन समझाते हुए कि आपको हर कुछ समझ में आएगा। कुछ नहीं पढ़े होंगे फिर भी। तो दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर आप कराते नहीं है, डेली एक एक प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम मान लीजिए 4 से 5 महीने बाद हो ही जाएगा। तो आप लोगों का कहना बच्चों बहुत अच्छी बात है। तो हम डेली एक एक प्रश्न करवाएंगे। तो दोस्तों, आप सबसे हम कहेंगे कि हम डेली एक प्रीवियस ईयर प्रश्न करेंगे। और आप सबको पता है कि अभी वैकेंसी इंक्रीज तो नहीं हुई है, बट इंक्रीज होने की पूरी संभावना है। तो चलिए स्वागत करता हूँ, शुरू करता हूँ। आपका पहला प्रश्न स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि 4 क्रमागत अभाज्य संख्याओं में अंतिम तीन का गुणनफल 7429 है और पहली 3 गुणनफल इतना है। तो इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है। तो पहली 4 क्रमागत अभाज्य संख्याओं में अंतिम 3 का गुणनफल इतना है। तो उस पहली, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम 29 से 7429 को काटते हैं तो यहाँ पर ये नहीं कटता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, फिर देखते हैं 37, जो सबसे बड़ा चारों ऑप्शन में कौन है, 37। तो सबसे पहले उसके 37 देखते हैं हम लोग। ऑप्शन में जो दिया रहेगा, ऑप्शन आपको सबसे पहले जब ऐसे प्रश्न आ जाएं तो जो ऑप्शन में सबसे बड़ा दिया रहे उसी से आपको संख्या को काटना होगा। तो जब हम 37 से काटते हैं तो कितना होगा भैया, 37 से जब हम काटते हैं, 37 का दूना 2 सतह 14 की 4 74। तो 37 दूना 74, परंतु यहाँ पर 29 है, यानी कि 37 से भी नहीं कट रहा है। और जब हम लोग 13 से काटते हैं, 13 से 7429 काटा जाएगा तो क्या होगा भैया, तो 13 से जब काटते हैं तो 13 चौका 52, 13 पचे 65 और 65 और बचेगा कितना, 9 बचेगा, उतारेंगे 2, 13 पचे 35 छंगट है तो 13 सत्ते 91 बचेगा 1, 13 से 11 नहीं कटेगा, यानी कि इससे भी नहीं कट रहा है। तो राइट आंसर 23 होगा। जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए मेरी बातों को सुनते चलना, आपका संघर्ष आपकी कामयाबी को निश्चित करेगा। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा, आपको मैं बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ाऊँगा। आप मैथ के लिए निश्चिंत हो जाइए, रीजनिंग के लिए निश्चित हो जाइए। और मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, ये आपका मार्क्स को बढ़ाते हैं पेपर में, ठीक है बच्चों। हमारा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों। कह रहा है कि 4 क्रमागत अभाज्य संख्या 3 का गुणनफल इतना है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए, पूछेगा सबसे बड़ी संख्या, तो ऑप्शन देखना है, जो सबसे बड़ी रहे उससे पहले काटना है। नहीं कटेगा तो हम समझ जाएंगे ये नहीं है भैया। फिर जिससे जो बड़ी है 29 है जैसे, तो 29 से काटेंगे। इससे भी नहीं कटेगा तो हम फिर भी समझ जाएंगे ये भी ऑप्शन नहीं है। फिर जब उसके बाद जो जिस ऑप्शन से ये कट जाए दोस्तों, जब ऐसे काटते जाएंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या जो सबसे पहले बड़ी रहेगी उससे काटना है। तो जिससे कट जाए समझ जाएगा यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ पहला प्रश्न समझ में आया होगा। राइट आंसर 23। दोस्तों, दूसरा नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि एक घनाभाकार कक्षा के, मेरे प्यारे दोस्त आपका दूसरा नंबर का प्रश्न है एनटीपीसी का, जो कि प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। कह रहा है कि एक घनाभाकार कक्षा के आंतरिक माप 12 मीटर 8 मीटर 4 × 4 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 4 मीटर है। तो कमरे की छत सहित सभी 4 दीवारों की पुताई का कुल खर्च आपको बताना है। पुताई का जो है खर्च 5 रुपए प्रति मीटर है। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करना है, याद रखना, जो आपकी चारों दीवार होंगी इसका क्या होगा, क्षेत्रफल कितना होता है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आ जाएंगे तो पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या होगा, 2 × L
प्लस बी इंटू एच, ये है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, प्लस जो छत तो बचा है भैया, छत को तो भी पोता जाता है ना, तो छत को भी पोता जाएगा, तो इसका क्या होगा यल इंटू बी। अब देखो ये जो इसका घनाकार क्षेत्र क्या होता है यल इंटू बी इंटू एच, और एच ऑलरेडी दिया है 4। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 2 होगा, उसके बाद यल के स्थान पे क्या होगा, यल के स्थान पे 12 रखेंगे, उसके बाद प्लस बी के स्थान पे कितना, बी के स्थान पे 8 रखेंगे, इंटू एच 4 दिया है, प्लस उसके बाद यल कितना है, यल है 12 और इंटू 8, बी कितना दिया है 8। यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कुछ जैसे नहीं लिख पा रहा हूँ तो इसको समझिए, ये है 2l प्लस बी, ये है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और उसके बाद छत का क्षेत्रफल क्या होगा यल इंटू बी होगा। यहाँ पर सबका मान रखा, यानी कि 12 8 20 जोड़ने पर 20 दूना 40, 40 चौका 160, इनको जब गुणा करेंगे इतना तो आप लोगों को आता होगा भैया, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, कोई मामूली चीज़ नहीं है। 160 12 अट्ठे 96, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो दोनों का कितना मीटर निकल कर आ रहा है, तो 256 मीटर। चीजें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद 1 मीटर की पुताई का जो खर्चा है भैया 5 रुपया लग रहा है, तो 256 आल टोटल आया है। तो इनमें जब 5 का गुणा करेंगे तो आल टोटल कितना जाएगा, 5 छंग 30 की 0 हासिल 3, 5 पचम 25 3, 28 के 8 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12, यानी कि 1280 रुपये आल टोटल आपके खर्च आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे भाई को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, क्या नहीं आया, कैसे नहीं आया, कमेंट सेक्शन बताइएगा। हाँ डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, मैं आपको बता दूं कि ये टेबलेट और क्या कहते हैं टेबलेट के माध्यम से वीडियो बनाया जा रहा है। हाँ दोस्तों मैं आप सबको बता सकता हूँ कि अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन कमेंट करिएगा, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें समझा दे रहा हूँ। फिर से देखिए, कह रहा है कि एक घनाभागार कक्ष के आंतरिक माप जो है L इंटू बी इंटू एच होता है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है 12 मीटर 8 मीटर 4 मीटर है लंबाई, मान उसके बाद क्या कह रहा है कि ऊंचाई 4 मीटर है। कमरे के छत सहित बात कर रहा है, अगर छत की बात ना करता तो हम लोग क्या करेंगे, अगर छत की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, बातों को समझना। तो 4 दीवारों को पुताई करने में कुल खर्चा ज्ञात करना, यदि पुताई का खर्च एक क्या है 5 रुपया प्रति मीटर है। तो पहले हम लोग पूरा क्या करेंगे, पूरे अपने क्षेत्रफल को निकालेंगे, पूरे क्षेत्रफल में से 5 का गुणा करेंगे। और क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पहले हम लोग पूरी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे प्लस किसको, जो छत का क्षेत्रफल होगा उसको निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, जितना मीटर आएगा भैया उससे 5 का गुणा कर देंगे। इससे हमारा जितना खर्च होगा ये पता चल जाएगा। आशा करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए भैया क्या होता है, चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा ये कितना होगा 2 इंटू यल प्लस बी इंटू एच, 2 प्लस यल इंटू यल प्लस वी इंटू एच। उसके बाद प्लस क्या होगा छत का क्षेत्रफल यल इंटू बी। ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, ये छत का क्षेत्रफल है। अगर भैया कहता कि छत को हटा दिया जाए, ये बच्चों को फंसाने के लिए प्रश्न देता है, यदि छत को हटा दिया जाए तो क्षेत्रफल बताए, तो यल वी नहीं रखा जाएगा, केवल इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, ये राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर चीज़ों को समझो बच्चों, कह रहा कि छत का क्षेत्रफल को ऐड किया जाता है। तो यल के स्थान पे क्या रखेंगे, लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसका क्षेत्रफल होता है, ये हिंदी में समझा रहा हूँ। यहाँ पर लंबाई 12 होगा, चौड़ाई 8 होगा, ऊंचाई 4 है। ऐसे ही हम लोग रख के जब 256 कुल आल टोटल आता है, उसके बाद 1 रुपये का 5, 1 मीटर का 5, तो 256 मीटर का 5 से गुणा करेंगे, 1200 आंसर आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपका प्रश्न समझ में होगा। अगर नहीं समझ में आया भैया तो कमेंट करिए, मैं आपको दावे के साथ समझाता चलूंगा। चलिए आपका 3 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इन दोनों भुजाओं के बीच का बने कोण का माप 60 अंश है, यानी कि 60 डिग्री है। तो त्रिभुज जो है तीसरी भुजा की लंबाई भैया तीसरी भुजा की लंबाई पूछ रहा है। ये आपका त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज बन गया। कह रहा है कि दोनों त्रिभुजों के बीच का कोण भैया 60 अंश है, 60 अंश है, 60 अंश है। कह रहा है कि एक जो है 7 सेंटीमीटर का है
और एक 8 सेंटीमीटर का है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूले में आपको कैसे रटना है मैं बताऊंगा, फार्मूला को किस प्रकार से बड़े देसी भाव से रटना है इसको बताऊंगा। इसका फार्मूला होता है जब भी दो दिया रहे और एक त्रिभुज का पूछे, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2, जिसका जिसका दिया रहे 2 इंटू बी इंटू सी। अब भैया देखो इसको सब लोग, ज़्यादातर लोग ये बोलेंगे कि सर ये एक चीज़ बताइए हम लोग याद कैसे करें, हमको ये फार्मूला जो होता है ये याद करने में सर बड़ी दिक्कत आती है, बहुत हमको क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो मेरे प्यारे भाई आप सबसे मैं कहना चाहूँगा इस फार्मूले को याद करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखिए आपको किस प्रकार से याद करना है, त्रिभुज दिया है भैया, एक का 7 दिया है, एक का 8 दिया है, एक का पूछ रहा है, तो याद रखना क्या करना है आपको, कॉस थीटा लिखना है, बस कॉस थीटा को याद रखना। मान कितना दिया रहेगा, 60 डिग्री दिया है, कॉस 60 है, बराबर क्या होगा, जिसका जिसका मान दिया रहे उसका स्क्वायर कर लो, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस जिसका पूछता हो उसको माइनस कर दो, उसका स्क्वायर माइनस स्क्वायर अपान 2, उसके बाद जिसका जिसका दिया रहे, 7 दिया है 8 दिया है, 7 इंटू 8। ये तो समझ में आ गया होगा ना भैया। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं लिख देता हूँ फिर से, आप लोग फिर से मैं आपको समझाने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले क्या करना है, कॉस थीटा, उसके बाद बराबर जिसका मान दिया हो उसको लिखो, 7 का स्क्वायर दिया है प्लस 8 का स्क्वायर दिया रहा है, जिसका पूछ रहा है उसको माइनस करके मान लो ए है वो ए स्क्वायर अपान 2, उसके बाद जिसका जिसका दिया रहा है 7 और 8 दिया रहा है, 7 इंटू 8 कर दो। यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर देखो कॉस 60 का मान कितना होता है भैया, तो कॉस 60 का मान भैया कितना होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए भैया कि कॉस 60 का मान 1/2 होता है भैया, 1/2 होता है। और इसका मैं टेबल आपको टेलीग्राम पर अपने भेज दूंगा, आप लोग इसको क्या कहते हैं याद कर लीजिए, किसका जो ट्रिग्नोमेट्री का जो सारे फॉर्मूले हैं। यहाँ पर देखिए 7 सता 49 प्लस 8 अठाई 64 माइनस ए स्क्वायर यानी कि इसका पूछ रहा है 2 इंटू 7, 7 8 56, 56 दूना 2 दूना 2 छंग 12, 2 हासिल 5 दून 10, 112। इसको जब काटेंगे तो हम लोग कितना आएगा, 56 आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर इस चीज़ को हम इधर लाएंगे तो 56 बराबर इसको जोड़ दो भैया, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 4 13, 3 हासिल 1, 6 4 10, 1 11, 113 माइनस ए स्क्वायर। चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जब इधर से ऐसे इधर जाएगा 113 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, जब 113 माइनस 56 माइनस 113 होगा तो -57 आएगा, और -57 बराबर माइनस ए रूट होगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो ए बराबर √57 होगा, ए बराबर √57 होगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा। चलो मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ क्योंकि लिखने में भैया ये मैं बता रहा हूँ ये कोई डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन हाँ चैलेंज करता हूँ, इतना जितना समझा दे रहा हूँ अगर आप कंठस्थ करके जाएंगे तो पूरे एनटीपीसी को फोड़ देंगे। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। अब चलो ठीक है, अब छोटा लिखा रहा है, कह रहा है कि 2 सहकर्मियों की आयु के व्युत्क्रमानुपाती का योग उनकी आयु के व्युत्क्रमों के अंतर के 9 गुने के बराबर है। यदि उनकी आयु का गुणनफल उनकी आयु के योग का अनुपात इतना है तो आयु ज्ञात करें। तो भैया सबसे पहले याद क्या करना भैया, कह रहा है कि आपको सबसे पहले क्या करा है, कह रहा है कि गुणनफल उनकी आयु का गुणनफल, तो 25 और 4 है तो 25 और 4 का गुणा करेंगे। हमको ये देखना है कि अनुपात में जो है इनका गुणनफल और इनका अंतर क्या 100:9 होता है, जिसका आएगा वही आपका आंसर होगा। 25 में से 4 गए 21 आ रहा है। पहली बात तो अंतर से ही पता चल जा रहा है कि ये चीज़ गलत है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। चलो ठीक है सर, अब हम दूसरा चेक करेंगे 24 इंटू 25। अब हम जैसे ही 24 इंटू 25 करेंगे, चलो ठीक है 24 इंटू 25 करेंगे और इन दोनों का क्या करेंगे भैया, इन दोनों का हम लोग अंतर 24 इंटू 45, और जब हम इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना होगा भैया, जब हम इन दोनों का भैया अंतर निकालेंगे तो 21 आएगा। अब इन दोनों का पहले हम लोग गुणा करेंगे उसके बाद काटेंगे। देखिए 3 7 21,
3 8 24। तो यहीं से पता चल जा रहा है भैया कि यहाँ पर 100:9 के रेशियो में ये भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन को हम गलत करते हैं। चलो ठीक है, अब सर आप इसको उठा लीजिए, आपकी बात आप इतना कर रहे हैं तो चलो ठीक है भैया। 15 × 100, उसके बाद इन दोनों का जो क्या कहते हैं माइनस करेंगे तो 5 5 तिहाई 15, यानी कि ये भी तो नहीं है। अब सर चलो आप इतने कर रहे हैं तो इसका करके दिखाओ। चलो भैया हम आपको सामने आपको प्रूव करके दिखाते हैं। देखो 20 × 25, 20 × 25 कितना होगा, और क्या कर रहा है कि उन दोनों का योग का अनुपात। भैया यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया मुझसे, यहाँ पर मैं अंतर समझाता, यहाँ पर जो कि योग है तो आपको इसी प्रकार से कर लेना होगा। यहाँ पर 20 + 25 करके, तो यहाँ पर देखो 20 25 45 होगा, और ऊपर 20 500 हो जाएगा, 25 दूना 50 × 500 होगा। जब 5 से काटेंगे 5 9 45, 5 से काटेंगे 100, तो यही राइट आंसर होगा। मेरे भाई साहब मैं आपको मेथड समझा दे रहा हूँ। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर अंतर समझा, मैं यहाँ पर ध्यान नहीं दिया था। तो आपको करना क्या होगा, जैसे ही ऐसे प्रश्न आएंगे तो इन दोनों का जैसे कहेगा गुणनफल, तो ऊपर वाले को पहले गुणा कर देंगे, उसके बाद तुरंत इन दोनों का जैसे योग कह रहा है तो योग जैसे हम करेंगे, यहाँ पर 29,000 आए तो यहाँ पर ये कटेगा ही नहीं। तो जैसे उसी इसी प्रकार से सबका निकालते चलेंगे, जिसका 100:9 आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये आपका प्रश्न आपको ये वाला समझ में आया होगा। कह रहा है कि ये वाले प्रश्न का 0.434343 मतलब अनंत बार का भिन्न रूप परिवर्तित किया गया है, तो प्राप्त परिणाम इनमें से किसके बराबर है। तो 0.43 के ऊपर बार लिख देते हैं। जब कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो याद रखना, सबसे पहले हम लोग बार वाले को ऐसे लिखते हैं, ठीक, और अपान में जितने पे बार हो उतना 9 लिखेंगे। और याद रखना अगर इसके बार के आगे कोई संख्या होती तो यहाँ पर माइनस लिख के उस संख्या को लिखते। उसके बाद यहाँ पर क्या करते, जितनी संख्या होती यहाँ पर 0 करते। चीज़ों को समझ रहे हैं। तो ये वाला प्रश्न कैसे होगा, 0.43 के ऊपर बार है तो पहले 4.3 लिखेंगे। कितनी संख्या है तो 2 बार 9 लिख देंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ। आपका 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 66 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ये आपकी चारों संख्याएं दी हैं भैया। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहली बात तो अगर आपका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है आपका कैलकुलेशन, तो आप इनसे 66 से डायरेक्ट जब हम भाग दे देंगे, जो कट जाएगी वही आपका विभाज्य, ठीक है। तो यह कौन सी संख्या निकल के चली आएगी। और नहीं आ रहा है तो आपको क्या करेंगे, सर नहीं आ रहा है तो भैया ऐसे चुम मार के ऐसे एलसीएम लेंगे, 33 होगा, 3 से काटेंगे 11 और 11 से काटेंगे 1, यानी कि इन तीनों संख्याओं से चेक करेंगे हम किससे इनका 2 3 और 11, 2 3 11 से चेकिंग करेंगे। पहले हम लोग 2 से काटेंगे, चल भैया कट गया, फिर हम 3 से काटेंगे, फिर 3 से भी कट जाए, और जब हम फिर से 11 से काटेंगे, जब तीनों से कट जाए तो समझ जाइएगा यही वो संख्या है जिसकी बात कर रहा था प्रश्न। जब 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 9 18, 2 8 16, 2 3 6, 2 से कट गया। 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 3 9, 3 2 6, 2 2 6, 3 से कट गया। 11 से काटेंगे 11 9 99, 11 6 66। आशा करता हूँ आपको ये वाला प्रश्न समझ में आया होगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले प्रश्न की ओर। आपका 8 नंबर का प्रश्न देखिए, आप सवाल को हल करना मत सीखिए, बल्कि आप मेथड को, अपने पॉइंट को सीखिए, क्योंकि सिकंदर वही बनेगा जो पॉइंट को सीखेगा, और सिकंदर वो नहीं बनेगा जो पॉइंट को ना बल्कि मैथ को रट के जाएगा। रटना नहीं है, समझना है। कह रहा है कि आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 28 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की। उसने यात्रा का कुछ भाग 2 किलोमीटर पर हावर की पैदल चलकर तथा 6 किलोमीटर पर हावर की चाल से साइकिल द्वारा पूरा किया। पैदल चलकर तय की गई दूरी आपको बतानी होगी। कुल कितना चला व्यक्ति ने, 28 किलोमीटर, ठीक है। और क्या कह रहा है कि 2 किलोमीटर चाल से वो कितना चल रहा है, कि कितना चल रहा है पैदल चलकर तथा 6 किलोमीटर हावर की चाल से साइकिल से। तो पूछ रहा है कि पैदल चलकर तय की गई कुल दूरी। तो मान लेते हैं पैदल कुल चली गई दूरी कितना, यक्स अपान कितने की रफ्तार से, 2 की रफ्तार से।
फिर अगला कह रहा है कि उसके बाद 2 की रफ्तार से, उसके बाद हम जब क्या कहते हैं, जब क्या करेंगे पैदल, और उसके बाद अन्य जो शेष जो है उसको कैसे निकालेंगे, 28 में से जब हम लोग यक्स को घटा देंगे तो जितना बचा रहेगा साइकिल की अन्य अलावा जिसका रहेगा उसका आ जाएगा। आपान में किसका, वो 6 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, मान लीजिए बाइक है, और इन दोनों का समय कितना लग रहा है, 8 आवर, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे। चीज़ों को समझ में आ रहा है भैया। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे 6 बटे यहाँ पर 3x होगा, ठीक है, 6 का नाम 6 प्लस 28 माइनस x, इसको जब इधर लेके जाएंगे 8 छंगे 48 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, 3 में से एक x गया, 2x प्लस 56, 2x प्लस 28 बराबर 48, तो जब 28 इधर जाएगा तो 20 आएगा, यानी कि x बराबर 10। तो यही तो है भैया, पैदल कुल चली गई दूरी 10 किलोमीटर, और जो अन्य मान लीजिए बाइक थी तो उससे 18 किलोमीटर। आशा करता हूँ ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, कह रहा है कि आपका अगला प्रश्न देखते हैं भैया। देखिए इंग्लिश में है, मैं आपको समझाऊंगा। इफ ऑन ए मार्केट प्राइस, जो मार्केट प्राइस है, द डिफरेंट बिटवीन सेलिंग प्राइस विथ अ डिस्काउंट ऑफ 45% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 20% इन 84 रुपया दिया है, तो मार्केट प्राइस। तो चीज़ों को समझिए बड़े ध्यान से। पहले जो है क्या भैया, जो छूट मिलता है वो एमआरपी पे मिलता है, आपको पता होनी चाहिए। एमआरपी 100% जो होता है, ठीक है, 100% होता है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो कह रहा है पहले 45% था, उसके बाद इन दोनों पर छूट दिया 30 और 20। तो इसका एक फार्मूला होता है ओवरऑल, जब 2 का दिया रहे, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपान 100। ए के स्थान पर रखेंगे 30, बी के स्थान पर रखेंगे 20 माइनस 30 इंटू 20 अपान 100, जब काट देंगे तो 44 आ जाएगा। 45 और 44 का डिफरेंट 1 है, तो 1 बराबर दिया है 84। तो कुल ऑल टोटल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भैया, मार्केट प्राइस। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 8400। कहीं डाउट लगे तो कमेंट में कमेंट्स करिएगा। एक खिलौने का विक्रय मूल्य 540 रुपये है, यदि दुकानदार ने 20% का लाभ, 20% का मतलब 1/5, 5 होगा सीपी, 1 प्लस में होगा एसपी, यानी कि 5 से 6 एक प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 20% का मान 1/5 होता है, तो 5 से 1 प्रॉफिट हुआ तो 5 से 6 हो गया। और विक्रय मूल्य दे रहा है भैया, यानी कि ये 6 का मान दे रहा है, 6 का 540 दे रहा है, तो 5 नवाई 6 नवा में 54, 90 आ रहा है एक का मान, तो 90 से 5 का गुणा करेंगे 450 आपका राइट आंसर होगा। स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट मेथड। 20% का मानी 1/5, यानी कि कह रहा है कि खिलौना 20% लाभ हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, तो कितना होगा भैया, जब 5 से 6 हो रहा है तो 6 का मान 540, 6 नवा में 54, 90 इंटू 5 450 राइट आंसर। आपका 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि साइन इनवर्स इसको कहा जाता है, इस बात को समझो। साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान पूछ रहा है, तो भैया 1/√2 कितना होता है, साइन का कितना होता है, साइन 45 का मान होता है। तो आपको रेडियन में पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए रेडियन में दिया है, तो रेडियन में बदलने के लिए पाई अपान 180 से हम लोग मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करते हैं। साइन 1/√2 का कितना मान होता है, 45 अंश। 5 9 45, 5 तिहाई 15, 5 छंग 30, 9 चौक 36, पाई/4 होगा राइट आंसर। और आपको टेग्नामेंट्री के लिए हम लोग टेबल भेज दे रहे हैं आपको टेलीग्राम पर, एसएससी योद्धा करके है, जिसको आप लोग वहाँ पर जाकर सर्च करिए, वहीं पर आपका सब कुछ दिया, आप लोग वहीं से फॉलो करिए। आपका 12 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने कह रहा है कि 2 संख्या इस प्रकार हैं कि संख्या को में 5 जोड़ने पर बड़ी संख्या प्राप्त होती है, यदि दोनों संख्याओं का योगफल, दोनों संख्याओं को 19 हो तो इन संख्याओं का गुणनफल। जब ऐसे प्रश्न आ जाएं तो 5 कैसे भैया, x माइनस वाई मान लीजिए दिया है 5, और इन दोनों का योग x प्लस वाई दिया है 19, तो इनको जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 2x बराबर 24, तो x बराबर कितना होगा, x बराबर आ जाएगा 12।
x बराबर 12 आ जाएगा तो हम y का मान निकालेंगे, x के स्थान पे 12 रखेंगे तो उधर जाएगा -7, यानी कि y बराबर 7। 12 × 7 यानी कि दोनों का गुणनफल पूछ रहा है तो 12 × 7 करेंगे तो 12 7 84 इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर से समझा दे रहा हूँ। दोनों का देखिए दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि छोटी संख्या में 5 जोड़ने पर बड़ी संख्या प्राप्त होती है। दोनों संख्याओं का योग 1900 यानी कि x - y बराबर 5 दिया है और x + y बराबर 19 दिया है। इनको जब हम काट देंगे x + y माइनस इनको ऐड करेंगे तो 12x और 2x बराबर 24 होगा। तो 2 से जब 24 काटेंगे तो x बराबर 12 आ जाएगा। x का मान 12 रखेंगे तो y बराबर 7 आ जाएगा। 12 सत्ते गुणा कर देंगे क्योंकि गुणनफल पूछ रहा है। 12 सत्ते 84। जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, आपका 30 मिनट के अंदर आपका जो इस पेपर का अंत हो जाएगा। ठीक है, और आपको 90 मिनट का समय लगता है। भैया ये सब प्रश्न जानते हो, ये सब मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है। 10 सेकंड इनकी औकात है। हम समझाते चलेंगे, आप लोग अपनी कॉपी में से समझ समझ के करते चलिएगा। एक दिन ऐसा समय आएगा जब 2 महीने आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे ना मेरे भाई साहब, तो यकीन मानिए आपके अंदर जो जज्बा, जुनून, क्षमता है, आपकी कैपेसिटी ये एकदम इंक्रीज हो जाएगी, जिससे आपको हर प्रश्न बड़े बेहतरीन तरीके से आप करने लगेंगे, निडर हो, यानी कि आपको डर नहीं लगेगा। देखिए, साधारण ब्याज का प्रश्न तो होता बड़ा आसान है पर बच्चों को कठिन इसलिए लगता है। हम भी पढ़ते तो भैया तो हमको बड़ा कठिन सवाल ये वाला लगता है। जब भी हम इसको पढ़ते हैं साधारण ब्याज का तो हमको सबसे कठिन लेकिन रियल में जो होता है ये बड़ा सरल होता है। तो कैसे करना, देखिए, अनीता 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5,000 रुपये का ऋण लेता है। मान लीजिए आपकी मम्मी जी गई एक दुकानदार के पास, सुनार मान लीजिए है, सुनार के पास आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पढ़ाई के लिए बड़ी पैसे की जरूरत है, आपको फीस जमा करनी है। आपको जब फीस जमा करनी है तो आपकी मम्मी जी ने बोला बेटा चलो आपका पैसा, आपने बड़ा जिद करने लगा, मम्मी स्कूल में बड़ा मेरे को डांट पड़ती है, ये वो है। तो आपकी मम्मी जी गई सोनार के दुकान के पास, बोली कि भैया एक काम करो आप कि मुझको पैसा दे दो, मैं आपको 1 साल के बाद इतने % इतने मतलब ये बोली कि मुझको इतना पैसे दे दो। चलो मान लो आपकी मम्मी गई दुकान पर, बोली आप मुझे 5,000 रुपये दे दो। तो दुकानदार बोला कि सुनो, मैं 5,000 रुपये तो दूंगा, परंतु आप याद रखना अगर आपका 1 साल बाद आपको 15% को मतलब 15% बढ़ा कर लूँगा। यही सेम टू सेम साधारण ब्याज का प्रश्न कहता है। साधारण ब्याज में भैया जो कहता है कि नहीं ब्याज लग गया, यानी कि वो आपका पैसा ऐड हो गया, यानी कि वो पैसा आपका बढ़ गया। फिर से समझना, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये आप हो, आपकी स्कूल है, आपकी माता जी हैं, आपने आपकी स्कूल में पैसा मांगा गया तो आप रोने लगे, मम्मी जी से बोले कि मम्मी मुझको पैसा चाहिए, स्कूल में डांट पड़ रही है। तो आपकी मम्मी के पास नहीं था, तो उनके पास कुछ सोने वगैरह थे 10-20 हज़ार रुपए के। तो जाती है सोनार के दुकान पर, बोलती हैं भाई साहब एक काम करो, आप क्या करो, आप मेरे इन सोने को रख लो, इसके बदले मुझको इतने पैसे दे दो और मैं आपको 1 साल बाद इतने पैसे आपको दूंगी। तो जो आपका दुकानदार होता है ये बोलेगा सुनो मैडम, मैं आपको इतने पैसे तो दूंगा पर याद रखना कि आपको 1 साल के बाद आपको 15% का ब्याज लगेगा। जो समझ पा रहे हैं आप लोग समझ पाएंगे जब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो चैलेंज करता हूं, अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा तो सिलेक्शन आप लेकर जाएंगे, छीन लेंगे सामने वाले बंदे से। देखिए, दुकानदार ने बोला मैडम सुनो, आपको मैं पैसे इतने तो दे रहा हूँ परंतु आपको 15% का ब्याज लगेगा, यानी कि आपको मम्मी को 1 साल के बाद जितना पैसा ये दिया रहेगा उसका 15% और जितना दिया रहेगा उसका 15% और दोनों को ऐड करके अपनी इस दुकानदार को देना होगा। सेम टू सेम यही प्रश्न कह रहा है। देखिए, अनीता 15% का वार्षिक दर से ब्याज की दर से 5,000 रुपये का ऋण लेती है। 1 वर्ष के समाप्ति पर उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि चुकानी होगी। ब्याज के रूप में भैया सुनिए, यानी कि एक्स्ट्रा पैसा, इस पैसे को तो देना ही होगा, प्लस जो एक्स्ट्रा पैसा कितना देना होगा ये प्रश्न वही पूछ रहा है। कुल नहीं पूछ रहा है कुल मिलाकर कितना देना होगा, ये नहीं बात कर रहा है, ये पूछ रहा है केवल आपको ब्याज कितना देना होगा। तो 5,000
5000 इंटू 15% का मान 3/20 होता है। अब 15% भैया आपको ये भी नहीं आएगा, परसेंट का मतलब 100 होता है, 5 तिहाई 15 20 हो जाएगा। 20 से काटेंगे इसको 0, यहाँ पर काट देंगे 250, 250 हम जब 3 का गुणा करेंगे तो 750 हो जाएगा। यानी कि आपकी माता जी को 5750 रुपये आल टोटल देना पड़ेगा, 750 रुपये 1 वर्ष का ब्याज लगेगा। आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न बहुत ही आसानी से मैंने आप लोगों के बीच में रखा, आप लोग बहुत अच्छी समझ पाए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो। तो जैसे पूर्ण घन का मतलब क्यूब होता है, जैसे इसको करेंगे 2 3 6 2 1 2 25। ठीक, हम लोग क्या करते हैं भैया, हम लोग पहले 5 से काटते हैं। देखिए 5 से काटेंगे, 5 गन 5 दूनी 10, 5 5 5 गन 5 दूनी 10, 5 5 25 0, 5 दूनी 10, 5 5 25 0, 5 से काटेंगे 50, 5 से काटेंगे 10, 5 से काटेंगे 2, 2 से 1 बार। तो आपसे पूछ रहा है कि पूर्ण घन बन जाए। ये तो देखिए क्यूब है, घन का मतलब क्या होता है, क्यूब होता है भैया। यहाँ पर देखना, यहाँ पर अगर एक क्या करेंगे, एक यहाँ पर अगर हम लोग 5 इसको दे देंगे तो ये फिर से घन बन जाएगा। और इसे इस जो 2 है इसको जब हम 3 बार और लिखना पड़ेगा तो क्या करेंगे, 2 बार और इसको 2 2 दे देंगे। तो यही अगर मिल जाए तो क्या हो जाएगा, फिर से पूर्ण घन बनेगा। 5 दूनी 10 दूना 20 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने कह रहा है कि सलीम एक वस्तु का 784 रुपये में खरीदी। सलीम नाम की एक लड़की है और वो क्या करती है, एक वस्तु को जाती है, दुकानदार के पास जाती है, भैया ये आप जो टी शर्ट है आप मुझको दे दो। तो दुकानदार ने बोला मैडम ये 784 रुपये का है। तो 784 रुपये में ये खरीद लेती है। ठीक है, जिसके मूल्य पर 12% की जीएसटी शामिल थी। ठीक है, तो जीएसटी जोड़े जाने के बाद उस वस्तु का मूल्य कितना था। जीएसटी जोड़े जाने के बाद जो जीएसटी लगा था उसको यहाँ पर से रिलीज करना यानी कि हटा देना है। जीएसटी जोड़े जाने के बाद उसका मूल्य कितना था, तो क्या होगा भैया 784 इंटू 100 अपान 112, क्योंकि यहाँ पर 12% की जीएसटी लग रहा है। तो यहाँ से हम लोग काट देंगे, 2 से काटे 2 2 5 10 2 छंग 12, 2 3 6 2 9 18, 2 दूनी 4, फिर से काटेंगे 7 से काटिए, 7 5 35, 7 8 56, 7 5 35, 7 छंग 42, 8 7 56 यानी कि 700 रुपये था। ठीक है, 784 में दिया यानी कि 12% का जीएसटी लगा। ठीक है, तो 12% मान 84 होगा। और आल टोटल क्या पूछ रहा है कि उस वस्तु का मूल्य कितना था, क्या होगा, जीएसटी शामिल था तब तो 784 था और जीएसटी को हटा देने के बाद कितना होगा, 700 रुपये होगा। का 17 नंबर का प्रश्न जस्ट आपकी स्क्रीन के सामने कर है कि एक ऐसा पाइथागोरस त्रिक लिखें जिसका सबसे छोटी संख्या 8 हो। तो भैया सबसे पहली चीज आप लोग जान लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस ने कहा था कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं। कर्ण कौन है, कर्ण यही है, शेष 2 भुजाएं, एक ये हो गया एक ये हो गया। कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर यानी कि एसी है, एसी पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं ए बी लंब होता है, इसको कहते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यानी कि कर्ण जो होता है सबसे बड़ा होता है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आ जाएं तो पहली चीज तो याद रखना कि आप क्या करेंगे, सबसे बड़ा जो होता है ये कर्ण होता है। इन चीजों को याद करिए। और पाइथागोरस प्रमेय ने क्या कहा, कर्ण पर जो बना वर्ग होता है शेष दोनों भुजाएं, इन दोनों भुजाओं को क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करने के बाद ऐड कर लेंगे। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का, 15 15 में 225, 8 8 64। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 5 4 9 8 289 यानी कि ये 17 का स्क्वायर है। तो पाइथागोरस के अनुसार ये बिल्कुल सही पड़ रहा है कि इन दोनों भुजाओं का जब वर्ग करेंगे स्क्वायर करेंगे तो इसके वर्ग के बराबर होंगे। देखते हैं क्या ये होगा, 8 8 64, 10 10 100, 164, लेकिन 12 का वो स्क्वायर कितना 144 होता है, यानी कि ये गलत हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए 8 8 64, 15 15 में 225,
इसको जब ऐड करेंगे 5 4 9 8 289। 289 क्या 19 का है? नहीं है सर। अब 8 8 64, 18 18 में 324 होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 28 का वर्ग बिल्कुल नहीं निकल रहा है, यानी कि राइट आंसर ये होगा। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए याद रखना जो सबसे बड़ा होगा इसका कर्ण होता है, याद रखना। इन दोनों को हम लोग वर्ग करेंगे निकालने के बाद, इन दोनों को वर्ग निकालने के बाद इन लोगों को जब जोड़ देते हैं तो उसके बाद इसका जो बड़ा वाला रहेगा इसका वर्ग करने के बाद अगर इतने के बराबर आ रहा होगा तो यानी कि वही आपका आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा कि 3 कारों का की चाल का अनुपात, यानी कि चाल का अनुपात क्या होता है? 5/6/10 है। उनमें से प्रत्येक कार द्वारा समान दूरी तय करने में समय कितना लगता है? समय होता है कितना? समय पूछ रहा है समय, तो समय का अनुपात पूछ रहा है। देखिए भैया 5 दिया है, 6 दिया है, 10 दिया है। पहले अपने 5 को अपने हाथ से दबाइए, इन दोनों का गुणा करिए 60, फिर इसको दबाइए, इन दोनों का गुणा करिए 50, फिर इसको हाथ से दबाइए, इन दोनों का गुणा करिए 30, और 2 से काट लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं हम लोग? 2 से काटेंगे। 2 से नहीं, हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग किससे, मान लीजिए 2 हिस्से काट दो, 15 25 और उसके बाद 30, 5 से, उसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, 5 से काटते हैं। 5 दिया है 15, 5 पचम 25, 5 छंग 30, 6:5:3, यानी कि इन दोनों देखेंगे पहले ये सब चीज़ है, ये सब चीज़ नहीं है। इसका देखिए स्क्वायर कर दिया गया है बस। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा कि इतनी इतनी लंबाई का वो एक आयताकार क्षेत्र में इतने सेंटीमीटर इतने चौड़ाई वाले कितने टाइल्स लगेंगे? तो 352 सेंटीमीटर इंटू 100 अपान क्या करेंगे, जो ये दिया है इसी का भाग निकाल देंगे, भाग कर देंगे तो आ जाएगा आपका 8 से काटेंगे तो 8 8 चौक 32, 8 चौक 32, यानी कि 440 टाइल्स आल टोटल राइट आंसर। 20 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि ए की पावर इतना दिया है 6 है, तो ए स्क्वायर माइनस 36 ए का मान। जब कभी भी याद रखना, जब कभी भी इसके ऊपर पावर इतना है से तो तुरंत पकड़िएगा कि ए क्यूब हो जाएगा। ये क्यूब का मान कितना होगा, इसके ऊपर जो संख्या दी है क्यूब लगेगा, तो ए का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ए बराबर 216 हो जाएगा। ए का मान यहाँ पर देखिए क्यूब नहीं होगा, यहाँ पर देखिए फिर समझा रहा हूँ, बातों को समझो। जैसे ही देखना यहाँ पर स्क्वायर हो या क्यूब हो, जो मान दिया हो पटक के उसके ऊपर लगा देना वही संख्या, तो ए का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। ए बराबर 216 हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमको निकालना है ए स्क्वायर माइनस 36 ए, तो ए कॉमन लेंगे, ए माइनस 36 होगा। 36 का मान मैंने निकाला 216, तो 216 में से 36 को घटाकर जितना आएगा 216 से गुणा कर देंगे, यही आपका राइट आंसर होगा। पहले चीज़ों को समझो, बार बार कह रहा हूँ, जब कभी भी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं बच्चों को फंसाने के लिए, ए का मान पहले निकालेंगे, ये जो यहाँ पर नीचे वाला संख्या है पटक के इसके ऊपर लगा दो, क्यूब हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ए का मान आ जाएगा। ठीक है, 21 नंबर का प्रश्न भैया, 21 नंबर के प्रश्न से कल करेंगे। आशा करता हूँ आपको जितना प्रश्न बताया हूँ भाई साहब ये बताना आपको समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि एक वीडियो को बनाने के लिए बड़ी मेहनत और बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए